बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, बुराई का रास्ता इतना शॉर्टकट और दिल फरेब होता है कि इंसान जब उस पर कदम रख देता है तो फिर वो वापसी का फ़ैसला कभी नहीं कर पाता, क्योंकि बुराई हमेशा खूबसूरत बनकर ही मिलती है। और आंखों के इस धोखे से बचना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इंसान खुद इस धोखे को खाने के लिए तैयार रहता है। और अगर कोई दूसरा शख्स ऐसे इंसान को ये बताने की कोशिश करे कि बज़ाहिर खूबसूरत दिखाई देने वाला बुराई का रास्ता आगे जाकर बर्बादी का बायस बन सकता है, तो बुराई के रास्ते पर चलने वाले को उसकी बातों पर हंसी आती है। और अगर कोई बार बार समझाने की कोशिश करे तो वो उसको जहर लगने लग जाता है, चाहे समझाने वाला कितना ही करीबी क्यों ना हो। यानी किसी गलत रास्ते पर चलने वाले को समझाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि समझाने की वजह से वो आपका दुश्मन भी बन सकता है और उसको ज़्यादा बुरा लगा तो वो आपकी जान भी ले सकता है। हमारी आज की कहानी भी अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क समझाने की कोशिश पर मबनी है। हो सकता है किसी को समझ आ जाए। कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ गया होगा था। कौन से दोस्तों के साथ? वही जुनेद वगैरह। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इन दोस्तों से दूर रहो। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, आप रोजाना समझाने बैठ जाते हैं मुझे। तज्जब की बात भी तो यही है कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम शादीशुदा हो। तुम्हारी बीवी घर में इंतजार कर रही है और तुम दोस्तों के साथ रातें बिताते हो। मुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। याद है कब हुई थी? यही 8 माह पहले। शर्म तो नहीं आई ये बात कहते हुए? बाबा, दोस्ती अपनी जगह, शादी अपनी जगह। बुरी महफिल और बुरे लोग इंसान की तबाही का बायस बनते हैं। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूँ। इस बात का सबूत तो तुम्हारे मुंह से आने वाली बदबू बता रही है कि तुम्हें कितना पता है गलत और सही का। मैं पहले भी कई बार तुम्हें समझा चुका हूं, बाग आ जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आगे एहतियात करूंगा। हर बार नहीं कहते हो और फिर वही करते हो। जाओ। बस इसको तो अल्लाह ही हिदायत दे तो दे। अब तुम भी वही पूछोगी जो बाहर अबू पूछ रहे थे। क्या पूछा अबू ने? क्या पूछना है? वही कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे। ठीक है तो कहते हैं, माँ बाप का काम ही समझाना होता है। अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं अपना अच्छा या बुरा खूब समझता हूँ। अभी भी आप वो नहीं जानते जो आपके अब्बू को नजर आता है। तुम उनकी तरफदारी कर रही हो? क्योंकि आपकी अम्मी नहीं थी और उन्होंने आपको माँ बाप बनकर पाला है, आपकी हर चीज का ख्याल रखा है। अब आपका भी फर्ज बनता है आप उनकी हर चीज का, हर बात का ख्याल रखें। एहसान नहीं किया उन्होंने, फर्ज था उनका। ठीक है, ये उनका फर्ज था, लेकिन औलाद के अच्छे बुरे का ख्याल रखना भी उनका फर्ज है। अगर ज्यादा जबान चलाई तो तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा, समझी तुम? समझ गई, लेकिन ज़िशान अब जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। कहाँ थे भाई 2 दिन से? दर्शन नहीं करवाए? कुछ नहीं यार, तुम्हें तो पता है घर में हर वक्त अब्बू मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। यानी कि फिर कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वही पुरानी बातें, फजूल बाहर नहीं जाना और किसी बुरी महफिल में नहीं बैठना। यानी कि उनको हमारी महफिल बुरी महफिल लगती है। हालांकि असल जिंदगी यही है
जहाँ जिंदगी और लोगों की परवाह ही बाकी नहीं रहती। बात तो तूने बड़े पते की है। देखो भाई, सबसे बड़ा फलसफी सागर सदीकी भी तो पिया करता था। यार जितने बड़े लोग थे वो नशा किया करते थे। इसका मतलब है हम भी एक दिन बड़े लोग बनेंगे। हाँ भाई, हम बुरे नहीं बड़े लोग बनेंगे। और वैसे भी तेरे बाप को वहम सा हो गया। वहम हो गया तो हम क्या करें? करनी तो हमने अपनी मर्जी है ना। ये हुई ना मुर्दों वाली बात। मैंने तो समझा कि तू अपने बाप के कहने पर रास्ता बदल लिया। रास्ता तो कभी नहीं बदलूंगा। अगर बदलना पड़ा तो जमाना बदलूंगा। नाज़रीन, ज़िशान पर बाप की बातों का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने दोस्त के रूप में दुश्मन जुनैद की बातों को ज़्यादा अहमियत दे रहा था। बुराई के रास्ते पर चलने और दावत देने वालों के पास बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जिससे वो नौजवान नस्ल को उस रास्ते पर चला लेते हैं। ज़िशान की आंखों पर पट्टी हटती हुई नज़र नहीं आ रही थी। वो जिस रास्ते पर चल पड़ा था उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक था, लेकिन अभी वो अंजाम उसको नज़र नहीं आ रहा था। उसमें अगर हम तरबियत की कमी की बात करें तो वो नज़र नहीं आती थी, क्योंकि ज़िशान का बाप एक अच्छा इंसान था, लेकिन ज़िशान को मिलने वाली सोहबत ने उसको दी जाने वाली तरबियत ख़राब कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों के दोस्तों की भी खबर रखो, क्योंकि आपकी तरबियत अक्सर ये दोस्त ज़ाया कर देते हैं। ज़िशान के साथ भी यही मामला चल रहा था। अरे वाह भाई, आज तो बड़े टाइम से आ गए। हर टाइम पे आ जाओ तो प्रॉब्लम, ना आओ तो प्रॉब्लम। मगर भाई, मैंने तो खुशी से कहा था। बात ये नहीं खुशी से कहा या नाराज होकर, पूछ तो लिया ना। क्या हुआ? भाभी, मैं तो भाई को खुशी से बोला था, मगर वो नाराज हो रहे हैं। आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? खैर तो है ना ज़िशान? पहले तुम अब्बू की हमायत करती हो, अब तुम इसकी भी हमायत करोगी, यानी मैं ही गलत हूं। बात यह नहीं कि आप गलत हैं, बात यह है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे हर गलत बात पर गुस्सा आता है। और जो तुम गलत करते हो उस पर किसी को गुस्सा आए तो? मैं कुछ गलत नहीं करता, मेरे कुछ करने ना करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुमने जुबान चलाना भी शुरू कर दी है। मैं जबान नहीं चला रहा, बल्कि बता रहा हूं, जितना गलत मुझे बनाया जा रहा है मैं इतना गलत हूं नहीं। अब्बू जी, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूं? बाहर लोग इसकी नलायकी की बातें करते हैं और कुछ लोगों से मेरी मुंहमारी भी हुई है। कौन थे वो लोग? छोड़ो बेटा, वो कोई भी थे। लोग तो लड़ाई में जान से मार देने की धमकियां भी देते हैं। ज़िशान के मामले में परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। आज तो अकबर की किसी से मुंहमारी भी हो गई थी, लेकिन ज़िशान किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। पहले उसने भाई और बीवी को जवाब दिया था और आज बाप के सामने भी खड़ा हो गया था, और बाहर वालों की तो वो एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसको लगता था कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, इसीलिए वो खुद को गलत नहीं समझ रहा था। लेकिन हर बात पर गुस्सा और समझाने वालों को अपना दुश्मन समझना कब तक चलने वाला था? किसी दिन किसी से लड़ाई हो गई और बात बढ़ गई तो बात थाने कचहरी तक भी जा सकती थी। क्या अकबर जिस तरह के वाक़े का जिक्र कर रहा था उस तरह का वाक़या फिर भी पेश आ सकता था? इस हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ज़िशान के रवैये और उसको बार बार समझाने पर बढ़ जाने वाली बात पर। कभी कभी शायद ऐसा भी होता है कि अगर गलत को बार बार गलत कहें तो वो चिढ़ जाता है और फिर वो जानबूझकर गलती करता है ताकि लोग उससे चिढ़ खाएं और अपनी हार तस्लीम कर लें। ज़िशान का रवैया भी ऐसा ही होता जा रहा था। जितना बाप समझा रहा था वो उतना ही बुरी महफिल
और बुरे दोस्तों के साथ टाइम गुजारने लग गया और अच्छे बुरे की तमीज़ भी भूलता जा रहा था। ये रास्ता तो ठीक नहीं था, लेकिन ज़ीशान उस पर चल पड़ा था। आप इस अनाह, जिद और बुराई का अंजाम क्या होने वाला था, कोई नहीं जानता। हाँ भी अकबल, कैसे हो तुम? सर कुछ खास नहीं, बस रोजाना की मोबाइल छीनने की वारदातें और डकैतियाँ। हाँ, जब से महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तब से ये वारदातें भी बहुत ज़्यादा हो गई। सर कोई भी ज़माना हो, ये वारदातें रूटीन वर्क है, और महंगाई हो ना हो, क्राइम पेशा अफराद कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कहे तो तुम ठीक रहे हो, क्योंकि हमारा भी इन लोगों से आए दिन वास्ता पड़ता रहता है। ये तो है सर। आज चाय पीने का इरादा नहीं है। क्यों, तुम्हारा दिल कर रहा है चाय पीने को? जी सर, वैसे आप भी तो अच्छी चाय के शौकीन हैं। और तुमने मेरी कमजोरियों पे कब से नजर रखना शुरू कर दिया है? और सर कमजोरी नहीं, खूबी पर। अपने साहब को खुश करना खूब जानते हो तुम। सर मैं अभी चाय का कहता हूँ। इनामुल्ला साहब के कमरे में जरा 2 कप दूध पत्ती भेजना, लाई मार के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। सर मैंने एक FIR दर्ज करवानी है। आप कौन है और किसके खिलाफ FIR करवानी है आप? जी, मेरा नाम ज़ीशान है और मैंने अपने वालिद के कातलों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। क्या, कहाँ पर? तो जी हमारे घर में ही। किसने किया कत्ल? कोई नामालूम लोग थे जी। तुम्हारे बाप की किसी के साथ दुश्मनी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था। किसके साथ झगड़ा हुआ था? पता नहीं जी, कोई नामालूम लोग थे। अकबल सर तुम चाय बकुओं पर पहुंचो और हालात का जायजा लो। आप बेफिक्र हो जाए, आपके बाप के कातिल भाग नहीं सकते और मैं भी आ रहा हूं। चलें जी। आप सब लोग कहाँ पे थे? हम शादी पे गए थे। हमने तो अब्बा से भी कहा कि हमारे साथ चलो, मगर वो नहीं गए। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। ये बताएं, सबसे पहले किसको पता चला? मुझे, मैं घर जल्दी आ गया था। और जब तुम घर आए तो तुमने अपने बाप को इस हालत में देखा था? जी हाँ, पहले तो मुझे देख के कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन बाद में इन्हें फ़ोन किया और थाना करीब होने की वजह से आपके पास चला आया। हाँ भी अकमल, क्या कहते हो? सर जाहिरी तौर पर घर में किसी के ज़बरदस्ती दाखिल होने के निशानात नहीं मिल रहे। ठीक, लेकिन एक बार फिर अच्छे तरीके से जायजा ले लो। उसके बाद लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो उसको। राइट सर। वो जो झगड़े का तुम बता रहे थे, वो किसके साथ हुआ था झगड़ा? जी वो जो असल में अब्बू कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने बदतमीजी की, इसकी वजह से मुंह मारी हो गई, लेकिन अब्बू ने उनके नाम नहीं बताए थे। हाँ, यानी किसी से लेन देन या जाति दुश्मनी का मामला नहीं था? जी नहीं। ठीक है, तुम लोगों को तफ्तीश के लिए थाने आना पड़ सकता है। जी ठीक। हाँ भाई, अब तो कत्ल का केस आ गया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी सर, वैसे एक बहुत ही अजीब बात है कि कोई बंदा घर में घुस के कत्ल कर गया और घर में कोई लूट मार या तोड़ फोड़ के असरात ही नहीं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि घर में किसी के भी जबरदस्ती दाखिल होने के कोई असरात मौजूद नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? सर मेरे ख्याल से ये काम किसी घर के बंदे का तो नहीं? लगता तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, घर से याद आया, मैंने तुम्हें कहा था कि उनके घर में से सबको बारी बारी थाने बुलाओ ताकि हमें कोई क्लू तो मिले।
जी सर, मैंने उनके घर में फ़ोन किया था। उनकी बहू आ रही है। गुड, वेरी गुड। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी जी, आइए, तशरीफ रखिए। देखिए, आपको जहमत इसलिए दी है कि इस केस में हमें क्लू मिलना ज़रूरी है, और वो आप घर वाले ही दे सकते हैं। जी, आप पूछें। हाँ, सबसे पहले आप ये बताएं, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? जी, यही कोई 8 से 9 माह हो गए। हाँ, यानी अभी थोड़ा अरसा हुआ है आपको इस घर की बहू बने हुए। जी, आप कह सकते हैं। वो मेरे खालू थे और हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वेरी गुड। अकबर साहब कैसे इंसान थे? जी, बहुत अच्छे, बहुत नेक और शरीफ इंसान थे और हम सबसे बहुत प्यार करने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ, मतलब कुछ भी? कुछ ख़ास तो नहीं, बस इतना जैसे बच्चों को घरों में समझाया जाता है, और घरों में तो हल्के फुल्के एक तरफा तो हो ही जाते हैं। कितने हल्के फुल्के? बस इतने जैसे बच्चों को अच्छे बुरे से समझाया जाता है, कुछ ख़ास तो नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। पुलिस कत्ल के मामले में कोई क्लू चाह रही थी और वो क्लू घर वालों से ही मिल सकता था। इसी सिलसिले में उन्होंने नादिया को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन नादिया से उनको कुछ खास बात हासिल नहीं हो सकी थी और नादिया ने भी घर में ही होने वाली बाप बेटों की बात को बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बयान किया था। शायद उसकी वजह यह भी होगी क्योंकि वो खुद एक अच्छी लड़की थी, तो वो हर चीज़ को अपनी ही नज़र से देख रही थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, वो ये कि उसको भी उस दिन के झगड़े के हवाले से कुछ तो कहना चाहिए था, और दूसरी ये बात कि झगड़ा उसके शौहर की वजह से हुआ था और उसने अपने शौहर का नाम तक उसमें नहीं लिया था, क्योंकि अगर ज़िशान से पूछा जाता तो शायद ये बात सामने आ जाती कि वो उसके बाप से झगड़ा करने वाले कौन थे, या फिर शायद ज़िशान भी नहीं जानता था, वरना वो जिक्र ज़रूर करता। यार, बड़ा अफसोस हुआ तेरे बाप के मरने का। मेहरबानी यार। मेहरबानी कैसी? बाप तो बाप होता है, सबका साझा होता है। लगता है तुझे कुछ ज्यादा चढ़ गई है। बाप सबका साझा नहीं होता, जिसका होता है उसी का होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बाप जैसा था, जैसा भी था। हाँ यार, डांटने वाला कोई होना चाहिए। अब नहीं रहा तो अजीब ही लग रहा है। वैसे तुझे घर जाते हुए डर लगता था, अब तो नहीं लगेगा ना? यार, अब किससे डरना, अब तो मैं आजाद हूं। अच्छा, ये बता, तेरे बाप को मारा किसने? उसके नेक होने ने। मतलब कि हर किसी को नेकी की तलकीन करते थे, किसी को बात बुरी लगी उसने मार दिया। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जब पुलिस ज़िशान के बाप के कातिलों की तलाश में थी, वहीं पर ज़िशान खुद दोबारा से अपनी बुरी महफिल और बुरे दोस्तों के साथ गुम हो रहा था। वो नशे की हालत में अपने बाप का दुख भी भूलता जा रहा था। उसको इस बात की परवाह भी नहीं थी कि उसके बाप के कातिल मिलते भी हैं या नहीं। अकबर की मौत की वजह से ज़िशान के रास्ते क्लियर हो गए थे और अब उसी का फ़ायदा उठाया जा रहा था। जिस किसी ने भी अकबर को मारा था, उसने ज़िशान के लिए आसानी पैदा की थी, लेकिन ये नालायक और बुराई में गिरा हुआ बेटा अपने बाप के खून को शराब में डुबोने वाला था। क्या पुलिस घर वालों की मदद के बगैर कातिलों को तलाश कर सकती थी? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि ज़िशान के रवैया कैसा था कि बाप की मौत के बाद बजाय इसके कि वो सुधर जाता, उल्टा उसने इस बात को गनीमत जाना कि अब उसको कोई पूछने वाला नहीं था
क्योंकि भाई छोटा था, वो पूछ नहीं सकता था और बीवी को तो अपने शौहर का मजबूरी में भी साथ देना ही था। तौफीक के पास कोई ऐसी बात नहीं थी। अलबत्ता पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार में थी, क्योंकि उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता था कि कत्ल कैसे हुआ। शायद उससे ही कोई रास्ता मिल जाए कातिल तक पहुंचने का। सर बैठो। सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। कोई खास बात? नहीं सर, इसमें ये लिखा है कि मुज़ाहमत के असरात नहीं मिले। मतलब? सर, लिखा है कि फायर बहुत करीब से किया गया है और अचानक किया है। जिसने भी कत्ल किया है उसने बड़े प्लान के साथ कत्ल किया है और अकबर को मालूम ही नहीं था कि जो उससे मिलने के लिए आ रहा है वो उसको मार देगा। जी सर। यार ये तो बड़ा पेचीदा मसला होता जा रहा है। कातिल आता है, गोली मारता है और चला जाता है। उसके बाद ज़ीशान आता है, बाप की लाश देखता है और बाकी सब लोग शादी पे गए हुए हैं। सर, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं जिसको देखकर इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। मुझे एक दफ़ा फिर उनके घर मिलने के लिए जाना होगा। राइट सर, मैं भी साथ चलूं? नहीं, बस आप इतना पता करो कि उस दिन अकबर की लड़ाई किस बंदे से हुई थी। मोहल्ले में किसी ने तो देखा होगा ना उनको। राइट सर, मैं भी बता दूं। सर, देखिए, जब तक आप लोग हमारे साथ पूरा तामन नहीं करेंगे हम लोग किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। जी आप हुक्म करें, हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो हर हाल में अपने बाप के कातिल चाहिए। आप लोग जरा सोच कर बताएं, आपके बाप का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन या कोई जाती दुश्मनी? वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बस एक झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, मुझे याद है, आप लोगों ने बताया था, लेकिन किसके साथ हुआ है ये नहीं बताया आपने। क्योंकि अब्बू ने बताया ही नहीं कि किसके साथ हुआ था। तो आखिर झगड़े की कोई वजह तो होगी ना। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं, जब तक आप पूरी तरह हमारे साथ तामन नहीं करेंगे हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बेहतरी इसी में है कि हमें सच सच बताएं। जी, भाई की वजह से हुआ था। मतलब ज़ीशान की वजह से? जी। क्यों? भाई बुरी सोबत में उठते बैठते हैं। इसी बात का ताना किसी ने अब्बा को दिया तो झगड़ा हो गया। अब्बा अक्सर बड़े भाई से भी झगड़ते थे कि ऐसा ना करो। बुरी सोबत मतलब? वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और औरतों के पीछे भी जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों ने पहले नहीं बताया मुझे। हम अपनी बदनामी नहीं चाह रहे थे। अभी कहाँ है ज़ीशान? अपने उसी किस्म के दोस्तों के पास होंगे जो हमें गलत कर रहे होंगे अपने बाप के मरने का। ठीक, जब वो घर पे आए उसको फौरन थाने भिजवा दे। जी ठीक है, आपसे गुजारिश है। जी बोलें। जी, ये ज़ीशान को ना बताइएगा कि हमने आपको कुछ बताया है। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट। हमारे अपने भी कुछ सोर्सेज होते हैं ये सब कुछ मालूम कर देंगे। आप बस मुझे ये बताएं उसके दोस्त का नाम क्या था? एक का नाम पता है, जुनेद है उसका नाम। ठीक। तौफीक और नादिया ने आखिरकार ज़ीशान के किरदार के बारे में पुलिस को बता ही दिया, और करते भी क्या, उसके बगैर गुजारा भी तो नहीं था। और जिस तरह पुलिस बाहर से पूछगछ कर रही थी वैसे भी उनको पता चलना ही था। इससे एक बेहतरी ये भी हुई कि उन पर से पुलिस का शक मिट गया। अब ज़ीशान की तरफ ध्यान चला गया था कि वो इतने सारे बुरे काम करता था लेकिन अभी तक पुलिस की नज़र से बचा हुआ कैसे था। और उसके दोस्त के बारे में भी अब पुलिस ने जानना शुरू कर दिया था और ज़ीशान को थाने बुला लिया। सर, एनी अपडेट्स? कुछ पता चला? जी सर, हनीफ नामी आदमी से झगड़ा तो हुआ था अकबर साहब का, वो भी इस बात पर कि ज़ीशान आते जाते उनकी बेटी को बुरी नज़र से देखता था। ठीक है, किधर है वो? सर, लॉकअप में बंद किया है। आप चाहें तो तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। मैं आज उनके घर गया था, एक और बात का पता चला है।
कि ये लड़का बुरी सोबत का शिकार है। कहीं आप जीशान की बात तो नहीं कर रहे? इसी की बात कर रहा हूँ, और इस बात पे वो अपने बाप से कई दफा डांट भी खा चुका है, मगर अफसोस कि उस पे उसका असर नहीं हुआ। सर यकीनन उसका बाप जब उसको डांटता होगा उसको बुरा तो लगता होगा। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये काम जिशान का हो सकता है, लेकिन वो जिन लोगों में उठता बैठता था उनमें से किसी का हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। उसका एक दोस्त है जुनेद, उसको भी उठा लाओ। राइट सर। नाज़रीन, पुलिस ने हनीफ नामी उस आदमी को भी गिरफ्तार किया और फिर जुनेद को भी उठा लिया था। हनीफ से तफ्तीश के दौरान ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो उस केस में ज़्यादा शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो ख़ुद मजलूम आदमी था और उसने अकबर के किरदार की भी गवाही दी थी। लेकिन ज़ीशान के बारे में बताया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है और ना ही उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में है। पुलिस ने उसको वार्निंग देकर जाने के लिए कह दिया था कि वो तफ्तीश के दौरान शहर छोड़कर नहीं जाएगा। और अब बारी थी जुनेद। देखो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बोल दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं चाहता था कि उसका बाप उसको ना रोके? चाहता तो यही था, लेकिन इसके लिए मैं उसके बाप को क्यों मारूंगा? वो इसलिए कि अगर वो अपने बाप के कहने में आके रुक जाता तो तेरा शिकार तो तेरे हाथ से निकल जाता ना, इसलिए। ये बात किसी हद तक ठीक है। एक बार वो रुक भी गया था और मैं डर गया था कि एक हाथ में आया हुआ शिकार निकल गया, लेकिन 2 दिन बाद वो खुद आ गया और मेरे जान में जान आई। हो सकता है कि ये काम तूने खुद ना किया हो, किसी और से करवा लिया हो। देखिए साहब, मैं नशे का धंधा करता हूँ और लोगों के पैसों से यशी करता हूँ। मुझे क्या जरूरत है एक बंदा कत्ल करके खुद को ज़ाब में डालने की? पुलिस को हनीफ से भी कुछ नहीं मिला था और अब जुनेद भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। वो ये तो मान रहा था कि ज़ीशान को वर्गलाया करता था, लेकिन उसमें भी उसका मकसद पैसे बटोरना था और कुछ भी नहीं। पुलिस को अभी तक हर रास्ता बंद ही दिखाई दे रहा था, लेकिन यकीन था कि कोई ना कोई सुराग हाथ ज़रूर लगेगा। अब देखना यह है कि वो सुराग कौन सा था और कहाँ से मिलने वाला था। क्या अकबर के कातिल मिल पाएंगे या ये केस बगैर हाल हुए ही पुलिस फाइल का हिस्सा बन जाएगा? इस हकीकत से उठाएंगे पर्दा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था ज़ीशान के दोस्त जुनेद का, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उससे इकबाल जुर्म करवाने के लिए उसको फेंटी भी लगाई थी। लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक तो वो मुजरिम था और उसने पहले भी पुलिस और थाने देख रखे थे, और दूसरी बात यह कि वो मुसलसल इनकारी था इस बात से कि उसने ज़ीशान के बाप को कत्ल करवाया है या किया है, क्योंकि उसका कहना था कि वो कभी भी कत्ल व गारत में पड़कर अपना कारोबार ख़राब नहीं कर सकता था। उधर ज़ीशान अब दोबारा थाने पहुंच गया था। क्या पुलिस को उससे कोई नई बात मिलने वाली थी? कुछ परेशान लग रहे हो? जी सर, घर में अगर परेशानी हो तो इंसान परेशान ही होता है। देखिए ज़ीशान, मुझे पता है तुम अपने बाप से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कोई ऐसा ज़रूर है जो तुमसे और तुम्हारे बाप से प्यार नहीं बल्कि नफरत करता है, और तुम्हारा बाप उसकी राह में रुकावट था। मतलब अकमल ने पता किया है कि तुम्हारा उठना बैठना कुछ मुनासिब लोगों के साथ नहीं था। क्या ये सच है? मगर सर एक बात और भी है कि ज़ीशान साहब शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। मगर इस बात का मेरे बाप के कत्ल से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ज़ीशान साहब, बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके कहने का मतलब है कि अपने बाप को मैंने कत्ल किया है? हम ये नहीं कह रहे कि अपने बाप को तुमने कत्ल किया, लेकिन तुम्हारे किरदार का ताल्लुक जरूर है।
और हमने तुम्हारा एक दोस्त भी उठाया है, वो भी बहुत कुछ बता रहा है। जुनेद? गुड। दोस्त हो तो ऐसा जिसका नाम फौरन जुबान पे आ जाए। वो कह रहा है कि आपको अपने बाप से बहुत नफरत थी और उसने कई बार आपको वर्गलाया भी था। अपने बाप की बात मत माना कर। हर बात घुमा फिरा के मुझ पर ही क्यों डाल रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि इस बात का यकीन कर लें कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे दोस्त ने मारा है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे दोस्त के रास्ते में रुकावट था। वो उसकी राह में रुकावट कैसे हो सकते हैं? परेशान तो मैं था। तुम ठीक कह रहे हो कि परेशान तुम थे, लेकिन परेशान तुम्हारा दोस्त भी था, क्योंकि अगर तुम अपने बाप की बात मान लेते तो उसका नुकसान हो जाता। नुकसान? मतलब? तुम अपने दोस्त के साथ जो भी करते थे उसके पैसे कौन भरता था? मैं? यही बात। अब समझे तुम? उसका माली नुकसान हो जाता। आप उसको छोड़ दें, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम कैसे बेटे हो? अब तुम्हारे बाप के कातिल के करीब पहुंच चुके हैं और तुम उसको छोड़ने की बात करते हो। वो मेरा दोस्त भी तो है। दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन है वो। यही बात समझाते हुए तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। समझे तुम? अभी जाओ, और फिर दोबारा भी तुम्हें यहाँ पे आना पड़ सकता है। भागने की कोशिश मत करना। सर, ना मैं क्यों भागूंगा? ज़ीशान को जुनैद के बारे में टटोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। अलबत्ता अपने बारे में काफ़ी सारी बातों का इकरार कर गया, लेकिन असल बात यह है कि कत्ल का मामला अभी भी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस अपने तफ्तीश के एंगल को तब्दील करने के बारे में सोचने लग गई थी, क्योंकि जिस एंगल पर तफ्तीश हो रही थी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कोई भी आने वाला कत्ल का जिम्मा खुद पर लेने को तैयार ही नहीं था, और घर वाले ज़ाहिरी तौर पर साफ दिखाई दे रहे थे। अब अगला कदम क्या होगा ये तो पुलिस ही बता सकती है। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस केस का हल क्या निकलेगा। क्यों भाई, तुम्हें इसकी समझ क्यों नहीं आ रही है? सर, इस केस से जुड़े हर बंदे से तफ्तीश कर ली है, मगर कुछ भी सामने नहीं आ रहा। इसका एक एंगल और भी होता है। जब किसी कत्ल की तफ्तीश किसी तरफ ना जारी हो तो फिर उस पर गौर करते हैं। वो क्या सर? फायदा देखते हैं। मतलब सर? मतलब साफ जाहिर है कि अकबर के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। एक तो सर जुनैद को हुआ और दूसरा ज़ीशान को। और जुनैद से तो जो निकलना था वो हमने निकाल लिया। अब कौन बचा है? ज़ीशान। और आपका मतलब है कि ज़ीशान ने अपने बाप को खुद ही मारा है? ना ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अपने बाप को कत्ल किया है, लेकिन उसका बाप उसके रास्ते में कांटा था और सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। उसका रास्ता साफ हो गया है। वाकई सर, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सोचा। हम उससे तफ्तीश कैसे करेंगे? मुजरिम बनाकर। ओके सर। नाज़रीन, पुलिस को जब कोई रास्ता नजर न आया तो ज़ीशान को ही पकड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन क्या उनका फैसला दुरुस्त था? एक बाप के कत्ल में एक बेटे को गिरफ्तार करना। घरों में मामूली झगड़े तो हो ही जाते हैं, बाप अपने बच्चों को समझाते भी हैं। इसका मतलब तो हरगिज़ नहीं कि बाप को बेटा कत्ल ही कर दे, क्योंकि वो इसको अच्छे बुरे से रोकता टोकता था। अब ज़ीशान क्या पुलिस का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वो वाकई मुजरिम था या ये भी पुलिस का अंदाजा ही था? जी सर, कुछ पता चला? हाँ, तुम्हारे बाप का कातिल मिल गया है। क्या? कौन है वो? तुम्हारा जिगरी दोस्त। नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता, आप उसे फंसा रहे हैं। वो तो तुम पर इल्जाम लगा रहा था, मगर हमने यकीन नहीं किया। क्या कह रहा था? उसने तो साफ साफ ही कह दिया था कि ज़ीशान मेरे पास से उठ के घर गया और कह कर गया कि आज अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो घर गया, उसने अपने बाप को कत्ल किया और उसको मारने के बाद सीधा मेरे पास आ गया। झूठ बोल रहा है वो। मैं तो शादी वाले घर से सीधा आया, मारा और उसके पास गया ही नहीं। मेरा मतलब है कि मैं आपके पास थाने आ गया। कैसे मारा तूने अपने बाप को? मैंने नहीं मारा अपने अब्बू को। अभी तुम्हारे मुंह से सच निकला है। शायद तुमने गौर नहीं किया कि तुम शादी वाले घर से सीधा घर पहुंचे, अपने बाप को कत्ल किया और फिर उसके बाद थाने आ गए। हाँ, मैंने अपने बाप को मारा। जिंदगी अजाब बना रखी थी मेरी। यहाँ जाओ वहां ना जाओ, ये करो वो ना करो, तंग आ गया था मैं। और तुम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई समझाए। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मुझे और बातें नहीं सुननी। ये बताओ, अपने बाप को कैसे मारा तूने? मैं उस दिन सबके साथ शादी पर गया और अब्बा घर पे अकेले थे। मुझे उसी दिन की तलाश थी। अक्सर मेरी बीवी घर हुआ करती थी। अगर वो ना होती तो मेरा छोटा भाई घर होता। मौका नहीं बन पा रहा था। वापस क्यों आए? मैं आपसे आखिरी दफा एक बात करनी। आखिरी बात? तुम कहीं जा रहे हो? मैं नहीं, आप जा रहे हैं। ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ बात क्यों नहीं करते? आपने मुझे समझाना छोड़ना है या नहीं? कैसे बात कर रहे हो और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें बाप से बात करने की तमीज नहीं है? अब आप सिखाएंगे मुझे तमीज? वो वक्त गुजर गया। आप मुझे एक आंख नहीं भाते। दुश्मन हो तुम मेरे। इसलिए कि मैं तुम्हें भले और बुरे की तमीज सिखाता हूं। मत सिखाओ मुझे तमीज। मुझे पी के सुकून मिलता है और जुआ खेल के राहत मिलती है और लड़कियों को देखकर खुशी होती है। बस यही बताना था तुम्हें। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं समझूंगा कि आज से मेरा बेटा मर गया है। मैं नहीं, मरेगा तू अब बुढ़े। मुझे अपने दोस्त और अपनी महफिलें बहुत पसंद थी, पर अब्बा नापसंद थे। उस दिन मुझे मौका मिला और मैंने जाया नहीं किया और अब्बा को मार दिया। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ समझाने और अच्छी बात बताने पर उसकी कमबख्त औलाद उसकी मौत की वजह भी बन सकती है। वो तरबियत जो वालिदैन का फ़र्ज़ है, क्या वो औलाद की करें और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ और फ़र्क सिखाएं? आज अकबर के लिए वही तरबियत देना और अच्छी बात बताना उसकी मौत का सबब बन गया था। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अकबर ने गलत किया। इसमें गलत और बुरा किया तो सिर्फ ज़ीशान ने किया और अपने लिए दुनिया तो मुश्किल बना ही डाली, लेकिन आखिरत में भी अपने लिए आग खरीद ली थी।
हम अपने वालिदैन के बारे में कुछ भी कहते हुए या करते हुए अल्लाह का पैगाम नहीं याद करते कि उसने वालिदैन की खिदमत के लिए क्या कुछ कहा है, और ऐसी औलाद जो वालिदैन को तकलीफ़ दे उसके लिए दोज़ख है। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि दौरे हाजिर में हम अपनी औलाद को दुनियावी मकासद की तालीम तो पैसा खर्च करके भी दिलवाते हैं, लेकिन दीन की तालीम को ज़रूरी नहीं समझते, जिसने उनको जीने का हुनर सिखाना है और ये बताना है कि किस रिश्ते से क्या सलूक करना है। इसके साथ ही मुझे इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।